concentrate over here and stop messaging. ठीक है, जब भी आपका डाउट रहेगा तो लास्ट में डाउट्स पूछ लेना, अभी कुछ टाइप मत करना. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ. ओके, now we are starting with chapter number 10, that is urbanization. Now what do you mean by urbanization? सबसे पहला चैप्टर का नाम का मीनिंग जानते हैं. urbanization का मतलब है transformation of a rural area into an urban area. Again, what is urbanization? Transformation of a rural area into an urban area. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ये जो चेंज होता है, ये रातों रात नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. देयर आर मेनी फैक्टर्स which helps in changing a rural area into an urban area. अभी आपके टेक्स्ट बुक में पहले पेज पे एक कॉन्वर्सेशन दिया है. ठीक है, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन, where Tatya is the father and Suresh is the son. I'll read out the conversation. ठीक है, just a second. Okay, so I'll read out the conversation. So सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए. Now first Tatya is telling Suresh, I will come late to the field today and you go ahead. मतलब Tatya and Suresh, they have a agriculture. Their main occupation is agriculture and they have a field where they do farming. ठीक है, तो तात्या बोल रहा है कि मैं लेट आएगा, सुरेश तू आगे निकल. ठीक है, now Suresh says, but father, today I was thinking of going to a factory. तो सुरेश का कोई एक अलग ही प्लान है. He is going to a factory. Now Tatya has a question, why? सुरेश बोलता है आई थिंक आई शुड वर्क इन द फैक्ट्री. ठीक है, तात्या इज सरप्राइज्ड. तात्या बोलते हैं वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर व्हाट. ठीक है, पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ टाइम उसने एग्रीकल्चरल फील्ड में निकाला है, तो अब ये फैक्ट्री क्यों. ठीक है, नाउ सुरेश इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिज फादर व्हाई ही वांट्स टू गो टू द फैक्ट्री. फादर, इफ आई वर्क इन द फैक्ट्री आई विल गेट अ मंथली सैलरी. फिक्स्ड सैलरी मिलेगा जो उसको एग्रीकल्चरल फील्ड पे काम करके नहीं मिलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इफ ही वर्क्स फॉर ओवर टाइम, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा जो यहाँ पे नहीं मिलेगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग आई विल गेट अ बोनस इन दिवाली. ओके, तो ये रीजन है कि सुरेश इज गोइंग टू वर्क इन अ फैक्ट्री जहां पे उसको कांस्टेंट और फिक्स्ड इनकम मिलेगा और ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा मनी मिलेगा. नाउ तात्या का कंसर्न क्या है कि बट व्हाट अबाउट आवर फील्ड्स. वो अकेला तो काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, खेत में उसको अपने बेटे की हेल्प लगेगी. तो सुरेश एक्सप्लेन्स वेरी नाइसली, जस्ट अ सेकंड. या, सुरेश एक्सप्लेन्स वेरी नाइसली दैट आई विल आल्सो लुक आफ्टर द फील्ड. ठीक है, साइमल्टेनियसली ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय. तो वो बोलता है कि मैं फैक्ट्री में भी काम करूंगा और साथ में मैं एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काम करूंगा, उसके बारे में ध्यान दूंगा. वो कैसे करेगा वो उसको पता. ठीक है, बट सुरेश एक्सप्लेन करता है कि दैट तात्या, आई विल लुक आफ्टर दैट, यू डोंट वरी, वी शुड थिंक ऑफ द फ्यूचर. नाउ सुरेश इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, आवर विलेज विल चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम व्हाट इट लुक्स नाउ. व्हाट इट लुक्स नाउ मतलब क्या है कि अगर आप एक टिपिकल विलेज देखेंगे ना, तो विलेज में आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यू डोंट हैव प्रॉपर वाटर सप्लाई. पानी के लिए आपको 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो दिन में सिर्फ 2 घंटा रहेगा. प्रॉपर रोड्स नहीं है, कच्चे रोड्स है. ठीक है, स्कूल्स नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है. ये एक टिपिकल विलेज है. बट वो क्या बोल रहे हैं, अगर फैक्ट्रीज अगर आ गए अपने गांव में, तो ये जो है ना पिक्चर, ये पूरा चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो सुरेश वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन दिस. तात्या बोलता है व्हाट चेंजेस आर यू टॉकिंग अबाउट. तो मैंने अभी वही बोला, सुरेश, ओ तात्या, रिकॉल योर पास्ट. Remember the earlier village, how small was our village, and look at our village today. Today there is a factory near our village. ठीक है, our field is near the village. Because of the factory, roads will develop. क्योंकि अभी एक फैक्ट्री आया विलेज में, तो ऑब्वियसली फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाएगा और फैक्ट्री से फिनिश गुड्स जाएगा. तो उसके लिए प्रॉपर रोड्स होना चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, है कि नहीं. ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री का क्या फायदा. तो उसके लिए रोड्स चाहिए अच्छे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड कॉलेजेस विल कम. अभी ये कैसे आएंगे, अभी अगर एक फैक्ट्री आया गांव में तो नौकरी मिल रहा है,
तो नौकरी मिल रहा है तो सिर्फ वो गांव के लोगों को नहीं मिलेगा, बाकी आजू बाजू के जो गांव है ना वहां से भी लोग आएंगे टू वर्क ओवर देयर। अभी इतने लोग अगर दूसरे गांव से आ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, उसी गांव में बस जाएंगे, दे विल सेटल इन दैट विलेज इटसेल्फ। अब उसी गांव में बसेंगे तो उनको भी फैसिलिटीज का जरूरत पड़ेगा, तो धीरे धीरे वहां पे हॉस्पिटल्स आएंगे, स्कूल्स आएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे बैंक फैसिलिटीज आएगा। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ेगा अगर वहां पे डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट कब होता है, जब लोग ज्यादा बढ़ते हैं वहां पे। और लोग इधर क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री। हमेशा याद रखना, कोई भी एक एरिया को डेवलप होना है तो वहां पे द फर्स्ट स्टेप इज द सेटिंग अप ऑफ अ फैक्ट्री। अभी आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नाउ यू स्टे इन अंधेरी, you stay in Mulund, you stay in Ghatkopar. Okay, there are many students who are staying in Mulund, Ghatkopar, and Andheri. Now, if you talk about Andheri like 20 years back, 20 to 25 years back, okay, it was totally a industrial area. ठीक है, सेम विथ मुलुंड, सेम विथ घाटकोपर, सेम विथ विक्रोली। बट आज के डेट में वहां पे फैक्ट्री सब निकल गए हैं और पूरा एरिया अर्बनाइज्ड हो गया है, रेसिडेंशियल एरिया हो गया है। ठीक है, क्यों मालूम है, बिकॉज सबसे पहला अगर एक रूरल एरिया को डेवलप होना है तो पहला फैक्ट्री आता है, फैक्ट्री के बाद में बाकी सब चीजें डेवलप होते हैं, और बाकी चीजें जब डेवलप होते हैं ना उसके बाद में फैक्ट्री निकल जाता है। अभी उधर फैक्ट्री नहीं रह पाएगा, क्यों नहीं रह पाएगा, बिकॉज अगर फैक्ट्री रहेगा रेसिडेंशियल एरिया में तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ पोल्यूशन। फिर फैक्ट्री क्या होता है, इट गोज टू सम अदर प्लेस, सम न्यू प्लेस। ठीक है, नाउ इफ यू सी द मेजर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन पनवेल, इट इज लोकेटेड इन कल्याण, इट इज लोकेटेड इन डोंबिवली। अभी वो भी एरिया जब डेवलप होगा तो फैक्ट्री वहां से निकल जाएगा, इंडस्ट्रीज वहां से निकल जाएगा। बट इंडस्ट्रीज इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ठीक है, तो ऐसे अगर डेवलप हो गया अपना एरिया तो अच्छा है। ठीक है, जितना डेवलपमेंट हो गया अपने यहाँ पे उतना अच्छा है। अभी है ना रूरल एरिया में द गवर्निंग बॉडी, ये याद रखना, रूरल एरिया में द गवर्निंग बॉडी इज ग्राम पंचायत। ठीक है, एंड द गवर्निंग बॉडी इन अर्बन एरिया दैट इज सिटी इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं। ठीक है, हु इज द गवर्निंग बॉडी इन विलेज, इट इज ग्राम पंचायत, एंड हु इज द गवर्निंग बॉडी इन सिटी, इट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, अब मैं इतना अर्बन एरिया बोल रहा हूँ, इतना अर्बन एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, अर्बनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई इज अ सिटी, ठीक है, बेंगलुरु इज अ सिटी, चेन्नई इज अ सिटी, दिल्ली इज अ सिटी, यस और नॉट, ये सब अर्बनाइज्ड एरिया है। लेकिन कौन से बेसिस में मैं इसको अर्बन एरिया बोल सकता हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पे मैं अर्बन एरिया बोल सकता हूँ? जरा आप मेरे को बताना चैट बॉक्स पे रिप्लाई करके कि कौन से बेसिस पे एक एरिया को हम लोग अर्बन एरिया बोल सकते हैं। वहां पे इंडस्ट्रीज दिखा तो चलो, एक ने बोल दिया आंसर, सुजान फ्रॉम जीवी नगर सेज दैट इंडस्ट्रीज होगा तो अर्बन एरिया है। ओके, अरमान ने बोला द डेवलपमेंट ऑफ, द डेवलपमेंट वी सी, आजू बाजू में जो डेवलपमेंट है, करेक्ट। रोड्स, रोड्स तो अपने इधर भी अच्छे खासे नहीं है अर्बन एरिया में, तो वो फैक्टर नहीं आ सकता है। लिटरेसी, ओके, बैंक्स, रेसिडेंस ऑफ पीपल, ओके, various facilities, okay, these are good answers। Water supply, hospitals, okay, thank you, thank you, thank you, thanks a lot। okay, ये सब आंसर्स टेक्निकली करेक्ट है, बट अपने टेक्स्ट बुक में एक फैक्टर दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कैन यू सी दिस paragraph on the left hand side? In 1961 the census of India has decided to define urban on the basis of following criteria, these are the three criteria। अगर कोई भी एरिया ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उस एरिया को हम लोग अर्बन एरिया बोलेंगे। ठीक है, अभी वो क्राइटेरिया देखो, सबसे पहला है मोस्ट, दैट इज मोर देन 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। कौन सा ऑक्यूपेशन? नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, मतलब वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ये है ना, अभी अगर आप अपने एरिया में देखेंगे, इफ यू गो टू अंधेरी, इफ यू गो टू विक्रोली, इफ यू गो टू घाटकोपर, कोई दिखता है आपको खेती बाड़ी करते वक्त? कोई दिखता है आपको एग्रीकल्चर करते वक्त? नहीं ना।
इसके लिए तो अपने एरिया को सिटी बोलते हैं ना, अर्बन एरिया बोलते हैं, बिकॉज अपने यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन. दे आर मेनली एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन. समझा? तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया है. ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसको अर्बन एरिया बोलेंगे. दूसरा वाला है द पॉपुलेशन ऑफ सेटलमेंट शुड बी मोर देन 5,000. 5,000 से ज्यादा होना चाहिए वो एरिया में. ये मुश्किल नहीं है इंडिया में, बिकॉज अपना पॉपुलेशन बहुत है. आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको 5,000 दिखेंगे ऐसे. तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. तीसरा क्राइटेरिया दिया है द पॉपुलेशन डेंसिटी. द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ सेटलमेंट शुड बी मोर देन 400. मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में आपको 400 से ज्यादा लोग अगर रहेंगे तो उस एरिया को अर्बन एरिया बोलते हैं. ठीक है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है? एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर. अगेन, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? वापस रिपीट कर रहा हूं. एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर. और 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 से ज्यादा लोग रहेंगे, उस एरिया को अर्बन एरिया बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये तीन क्राइटेरियाज है. अगर ये तीन क्राइटेरियाज फुलफिल करेंगे तो ही उस एरिया को अर्बन एरिया बोलेंगे. ठीक है. तो मेरे को आपको अभी क्या करना है? यू हैव टू ओपन योर नोटबुक. यू हैव टू राइट टुडेज डेट, chapter's name, and you have to write these three criteria. फटाफट. I'll give you 2 minutes to do it. फटाफट लिखना है, सिंसियरली लिखना है, नोटबुक निकालना और चालू करो लिखने को. ये तीन क्राइटेरिया अच्छे से आपको याद भी रहना चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो फटाफट लिखो. लिखने के टाइम पे थोड़ा रिवाइज भी करो उसको. ठीक है. चलो 2 मिनट दे रहा हूं. जैसा लिख के हो गया तो मुझे रिप्लाई कर देना चैट बॉक्स पे. द थ्री क्राइटेरिया विच इज गिवन. देखो ना, पे पीडीएफ में आपको दिख रहा है द थ्री क्राइटेरियाज. In 1961, the Census of India has decided to define. This is the three criteria जो मैंने अभी highlight किया. और जिसका हो गया है एक बार उसको देख लेना. स्प्रॉल बोलेगा तो चहल पहल. यहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल है, बहुत सारे लोग हैं. स्प्रॉल का मतलब वो है. ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट अगेन. उन्होंने क्या बोला है कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ सेटलमेंट शुड बी मोर देन 400% पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 से ज्यादा लोग रहने चाहिए. अभी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक फॉर्मूला है. ठीक है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक फॉर्मूला है. टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया वी गेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ध्यान से सुनना, भी मैं वापस बता रहा हूं. टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया वी गेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है. अभी मैं अगर इंडिया का एग्जांपल लूं, ठीक है, मैं इंडिया का एग्जांपल लूं तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है 121 करोड़. कितना पॉपुलेशन है? 121 करोड़. ओके. अभी उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा टोटल एरिया, अभी टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. 3 2 8 7 2 6 3. So the total area is 32,87,263 square kilometer divided by 121 crore.
द आंसर इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 382. दैट्स व्हाई इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज अपना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है. ठीक है, ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्या इंडिया? नहीं. क्या बोला है कि एक एरिया में 400 से ज्यादा लोग होने चाहिए, जो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है. अगर 400 से ज्यादा नहीं है मतलब वो अर्बन एरिया नहीं है. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 सेंसस. 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. हम लोग सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन बताते हैं. अभी नेक्स्ट सेंसस अभी होगा ना 2021 में, तब एग्जैक्ट पॉपुलेशन मिलेगा. ओके ओके. चलो आगे करते हैं, बढ़ते हैं. अभी हमने ये तीन क्राइटेरियाज कर लिए. ये तीन क्राइटेरियाज पे बेस होता है कि ये अर्बन एरिया है क्या नहीं. प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा. या स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा. थैंक यू. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने पढ़ा कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन का क्राइटेरिया क्या होता है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी नाउ यहाँ पे ना ये एक टेबल दिया है, ट्राई दिस करके. दिस इज अ ग्राफ. ठीक है, तो ये हम लोग बाद में एंड में करेंगे जब हम लोग ग्राफ प्रैक्टिस करेंगे. ग्राफ पेपर में हमने को ये ग्राफ बनाना है. ये स्टैटिस्टिकल डेटा दिया है अर्बन पॉपुलेशन का, उसके ऊपर अपने को ग्राफ बनाना है, बट विल बी डूइंग इट लेटर. ठीक है. अभी हम लोग चालू करेंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन. सबसे पहला फैक्टर यहां पे दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन. कैन यू सी दिस? या ओके. नाउ देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बनाइजेशन. मतलब एक रूरल एरिया अर्बन एरिया बनने में देर आर वेरियस फैक्टर्स. सबसे पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन. देर आर टोटल 5. इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड वन इज ट्रेड, थर्ड वन इज मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, fourth one is transport and communication, and fifth one is migration. There are 5 factors which are responsible for urbanization. मतलब इनके वजह से urbanization होता है. अभी सबसे पहला इंडस्ट्रीज. मैंने पहले ही बोला था आपको कि इंडस्ट्रीज इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अर्बनाइजेशन. यहाँ पे दिया है, मैं वो पैराग्राफ पढ़ूंगा और साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान देना. यहाँ पे द डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ रीजन इज अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन. मैंने बोला था आपको कि फैक्ट्रीज आएगा तो उसके पीछे पीछे डेवलप्ड रोड्स आएंगे, उसके पीछे पीछे वाटर सप्लाई आएगा, उसके पीछे पीछे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आएगा, उसके पीछे पीछे स्कूल्स, कॉलेजेस, हाउसिंग आएगा. तो स्लोली स्लोली क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से वो पूरा एरिया डेवलप हो रहा है. ठीक है. इट इंक्रीजेस, सॉरी, industries in a region is a factor contributing towards the urbanization. Increase in industries leads to generate, that is increase in industry leads to increase in the hopes of people who are attracted towards this industries from surrounding areas. मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक गांव है, उस गांव में एक इंडस्ट्री सेटअप हुआ है. अभी उस गांव के लोग तो उसमें काम करेंगे ही, बट आजू बाजू के जो गांव के लोग हैं ना, उनके इसमें भी होप्स आएगा कि वो लोग भी वहां पे जाके काम करेंगे. ठीक है. तो वो ये सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ दिस increases the speed of urbanization. In the 19th century, Mumbai grew rapidly because of textile mills. मुंबई में ना कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा था. कपड़े बनाने का इंडस्ट्री. ठीक है. टेक्सटाइल मिल्स बोलेगा तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. तो कपड़े बनाने का जो इंडस्ट्रीज है ना, वो मुंबई में बहुत फेमस हो गया था. ठीक है. बिकॉज रॉ मटेरियल कॉटन वॉज ग्रोन ऑन अ लार्जर स्केल इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में कॉटन इजीली ग्रो होता था, इसके लिए मुंबई एक हब बन गया था फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई में आने चालू हो गए. उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे लोग मुंबई में काम ढूंढने के लिए चालू हो गए. ठीक है. पहले से मुंबई में बहुत सारे लोग आ रहे थे काम ढूंढने के लिए बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, और उसकी वजह से तो मुंबई डेवलप हुआ है. ठीक है. मुंबई grew rapidly because of textile mills started on a larger scale in Mumbai. Many villages which were originally fishing village, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलीवाड़ा. अगर आपने नाम सुना रहेगा सायन कोलीवाड़ा. ठीक है. सायन कोलीवाड़ा, उसको नाम क्यों दिया था सायन कोलीवाड़ा? बिकॉज इट वाज अ फिशिंग हब. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वहां पर का प्राइमरी ऑक्यूपेशन इंडस्ट्रीज और ऑफिसेस हो गए. आज के डेट में अगर आप जाएंगे सायन कोलीवाड़ा में, तो नाम से आपको थोड़ा
रूरल लगता है, बट वहां पे अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, अभी भी वहां पे फिशिंग होता है, बट अभी उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन फिशिंग नहीं है, वहां पे बहुत सारे ऑफिसेस और इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो जो सायन कोलीवाड़ा पहले था, विच वॉज अ रूरल एरिया जिसका सिर्फ मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग था, आज के डेट में वो पूरा ट्रांसफॉर्म होके इट हैज बिकम अ अर्बन एरिया। ठीक है, अनुष्का स्विच ऑफ अ कैमरा, थैंक यू। या सो सायन कोलीवाड़ा became a part of Mumbai metropolitan area. What is metropolitan? Metropolitan का मतलब क्या है ना, कि if a city has a population more than 50,000, if a city has a population more than 50,000, it is called as a metropolitan city. ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई आर कॉल्ड एज मेट्रो सिटीज। इसके लिए मेट्रो सिटीज नहीं बोलते कि यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलता है। ठीक है, वो लॉजिक नहीं है यहाँ पे। इसके लिए बोलते हैं बिकॉज हियर द पॉपुलेशन इज मोर देन 50,000। ठीक है, मेट्रो सिटी के बाद में, मेट्रोपॉलिटन सिटी के बाद में मेगा सिटी आता है। मेगा सिटी मतलब क्या, वहां पे 5 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ सिटीज आर कॉल्ड एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 50,000। ओके, तो ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कि हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रीज की वजह से कैसे अर्बनाइजेशन होता है। अब दूसरा है, इसके बाद जो है वो है ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड, हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। इज माय वॉइस क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर टेलिंग माय वॉइस इज लैगिंग। ओके, जिसको वॉइस लैग हो रहा है प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन बैक अगेन। आपके इंटरनेट में इशू रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड। ट्रेड पे एक पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9 ट्रेड। हमने क्या पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस और नॉट? हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ हाउ ट्रेड हेल्प्स इन converting a rural area into urban area or increasing the urbanization. Let us understand that. So I'll be reading the paragraph, so please concentrate over here. A place in a region is sometimes favorable in terms of transport, loading and unloading and storage of goods, जैसे कि मुंबई। Now Mumbai has a favorable condition, favorable climate। ठीक है, मुंबई हैज अ प्रॉपर प्लेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। ठीक है, जो मुंबई पोर्ट है जहां पे शिप्स आते हैं ना, मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो मुंबई पोर्ट में कैसे गुड्स लोड होते हैं, अनलोड होते हैं। ठीक है, मुंबई में देयर आर मेनी गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेज जहां पे गुड्स स्टोर होते हैं। दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड आएगा तो ट्रेड के पीछे काम भी आएगा, है कि नहीं? ट्रेड में बहुत सारे काम होते हैं तो काम भी आएगा, और काम आएगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, और जब बहुत सारे लोग आएंगे तो उधर का गवर्निंग बॉडी क्या करेगा, दे विल स्टार्ट गिविंग प्रॉपर फैसिलिटीज। क्या फैसिलिटीज देगा? प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके लिए तो मुंबई डेवलप हुआ। मुंबई दो चीजों की वजह से डेवलप हुआ, एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और दूसरा जो ट्रेड होता था यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज मुंबई हैड अ गुड पोर्ट जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था, डोमेस्टिक ट्रेड भी होता था। बहुत सारे शिप्स दूसरे कंट्री से भी आते थे और अपने स्टेट से भी बहुत सारे शिप्स आते थे। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज मुंबई में बहुत होता था। ठीक है, लेकिन सिर्फ मुंबई नहीं है, यहाँ पे और एक सिटी का एग्जाम्पल दिया है, वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Now this leads to development of trade and related services. Trade related services को बोलते हैं auxiliaries to trade. Okay, trade related services are called as auxiliaries to trade. अभी क्या है auxiliaries to trade? Like business complexes. अभी ट्रेड आएगा तो आपको बिजनेस पार्क्स लगेंगे जहां पे ट्रेड के जो एक्टिविटीज है उसको हैंडल करने के लिए ऑफिसेस होंगे। बिजनेस कॉम्प्लेक्स मतलब बिजनेस पार्क्स, जैसे कि बीकेसी है। ठीक है, फिर आपको बैंक्स लगेंगे, बिकॉज ट्रेड हो रहा है तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस बहुत होंगे, तो बैंक तो आपको लगेगा ही इतना मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करने के लिए। फिर आपको क्रेडिट सोसाइटीज लगेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आप जब ट्रेड कर रहे हो
तो आपके पास रेडी पैसा नहीं होता है, तो आप उधार में उठाते हो पैसा। क्रेडिट मतलब लोन, उधार। तो आप पहले उधार में पैसा उठाते हो, फिर आप बिजनेस करते हो। ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो नेक्स्ट वन इज गोडाउन्स। अभी ट्रेड कर रहे हो तो गुड्स इतना रहता है, तो गुड्स अगर टाइम पे अगर आपको ट्रांसपोर्ट करने को नहीं हुआ तो आप कहाँ पे रखोगे उसको? गोडाउन में रखोगे। कोल्ड स्टोरेज रखेगा, बिकॉज इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मतलब क्या? जो जल्दी खराब होता है। ठीक है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, तो उसको रखने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज लगेगा। ठीक है, यू रिक्वायर हाउसेस, बिकॉज जो पीपल वो आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया, वो काम करने के बाद में उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। ओके। तो ये सब चीजों में देखो ना, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बैंक्स में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको गोडाउन में काम करने के लिए मिलेगा, कोल्ड स्टोरेज में काम करने के लिए मिलेगा। तो धीरे धीरे देखो सब ग्रो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेड की वजह से। फॉर एग्जाम्पल नागपुर, अभी नागपुर है ना, महाराष्ट्र में आता है, बट नागपुर इज सेंट्रली लोकेटेड इन इंडिया। मतलब अगर आप मैप देखेंगे ना इंडिया का, इसके बाद में लेक्चर के बाद में गूगल में मैप देख लेना, तो मैप में आपको नागपुर एकदम सेंटर में दिखेगा। वो बराबर इंडिया के सेंटर में आता है। ठीक है। सो नागपुर इन इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन इंडिया। अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग हियर बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। लोकेशन क्यों मालूम है? बिकॉज नागपुर महाराष्ट्र में आता है। नागपुर से आप नॉर्थ में भी जा सकते हो इजीली, नागपुर से आप ईस्ट में भी जा सकते हो इजीली, नागपुर से आप साउथ में भी जा सकते हो। तो जितना भी गुड्स जो ट्रेड होता है ना, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है स्टेट्स के बीच में, वो नागपुर से होके जाता है। जितना भी ट्रेडिंग है, सपोज फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश के साथ ट्रेड करना है तो नागपुर से ही जाएगा वो। तो नागपुर से ही ट्रेडिंग एक्टिविटीज ज्यादा हो रहा था। इसके नागपुर जो पहले रूरल एरिया था, नाउ इट इज अ प्रॉपर सिटी बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अगर आप नागपुर जाएंगे ना तो यू विल सी लॉट ऑफ ट्रक्स पार्क्ड ओवर देयर, लोकेटेड ओवर देयर, बिकॉज मेजर जो ट्रांसपोर्ट होता है, रोडवेज का जो ट्रेडिंग होता है ना, वो वहां से ही होता है। ठीक है। सो नागपुर आज के डेट में क्यों सिटी है? बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग अ एरिया एंड कन्वर्टिंग इनटू अ सिटी। ठीक है। चलो ये हो गया। तीसरे पे आते हैं, दैट इज मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इसके नेगेटिव इफेक्ट से अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट से नहीं हो रहा है। मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट से हो रहा है। कैसे? चलो पढ़ते हैं। नाउ वी कैन सी लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस of mechanization and technology in various fields. Both are helpful to urbanization too. In the recent decade, the use of technology has increased in agriculture. Yes or not? आप भी एग्री करते हो? अभी एग्रीकल्चर में कैसा है कि अपने पास ट्रैक्टर्स है, ठीक है, हार्वेस्टिंग मशीन है, ठीक है, प्लोइंग मशीन है। तो इतने सारे टेक्नोलॉजी और इतने सारे मशीन्स है, तो अपने को अभी लेबर का जरूरत पड़ेगा क्या? आप बताओ मुझे, ये सुनो, लेबर का जरूरत पड़ेगा उतना? ठीक है, पहले जो अपने को 10 लेबर लगता था, अभी सिर्फ 2 लेबर का काम लगेगा, बाकी तो मशीन ही कर रहा है। अब मेरे को आप बताओ, पहले जो 10 लेबर लगते थे, अभी सिर्फ 2 लेबर लगते हैं, तो बाकी के 8 लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, है कि नहीं? अब जो 8 लेबर अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उन लोग क्या करेंगे? दे विल कम टू द अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब। Yes, they will migrate, they will come to urban area in search of job, and when they are working in an urban area, तो वो लोग यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे वो लोग सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, जिससे अर्बनाइजेशन और बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्राइटेरिया क्या पढ़ा था? मोर देन 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। ये पढ़ा था हमने। तो ये जो गांव से लोग आ रहे हैं यहाँ पे शहर में काम करने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे? दे विल बी वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन, जिससे अर्बनाइजेशन और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनका काम छूट गया। दैट्स व्हाई दे माइग्रेटेड इन अदर एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब। ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो गया? अर्बन पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मैकेनाइजेशन मतलब क्या है? द मशीन्स विच यू यूज इन एग्रीकल्चर। मैंने बोला ना, ट्रैक्टर्स, ठीक है, हार्वेस्टिंग मशीन्स, दे आर ऑल मैकेनाइज ना, दे आर नॉट ट्रेडिशनल। ठीक है, जैसा पहले लेबर्स खुद से करते थे वैसा नहीं, ये मशीन से हो रहा है। उसके लिए इसको बोलते हैं मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी।
द मैकेनिक्स विच यूज, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा फैक्टर। चलो नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से भी अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है। ये तो कैसे है ना, वाइस वर्सा है। जिधर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वहां पे लोग आएंगे, और जितने लोग आएंगे उतना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप होगा। अभी यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया है। इन regions where transport facilities like roads and railways develop, urbanization of small rural settlements occurs rapidly over there. For example, after the development of Konkan railways। अब कोंकण रेलवेज का मैं आपको थोड़ा स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कोंकण रेलवेज was started in the year 1998, ठीक है। 1998 में कोंकण रेलवेज फुल फ्लेज में चालू हुआ। दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ रेलवेज, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट था कोंकण रेलवेज बनाने के लिए, बिकॉज दे हैड टू कट द माउंटेन्स एंड मेक द टनल्स, और उसमें से वो ट्रैक्स बनाना था। दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, लेकिन उन्होंने कोंकण रेलवे खत्म किया। अब कोंकण रेलवे के पहले, कोंकण रेलवे के आने के पहले, अगर आपको मुंबई से मैंगलोर जाने का है कर्नाटका में, मुंबई से मैंगलोर कर्नाटका में, तो आपको है ना घूम के जाना पड़ता था। आपको पुणे से होके जाना पड़ता था। पुणे से, मुंबई से पुणे, पुणे से बैंगलोर, फिर मैंगलोर, पूरा घूम के, ठीक है। बट अभी कोंकण रेलवे आने के बाद में आप सीधा सीधा मुंबई से मैंगलोर जा सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ मालूम है क्या, जैसे ये कोंकण रेलवे बन गया ना, तो ट्रेन है ना, दे स्टार्टेड स्टॉपिंग एट रत्नागिरी एंड सावर्डे, ठीक है। दिस ट्रेन स्टार्टेड स्टॉपिंग एट रत्नागिरी। पहले ट्रेन ही नहीं था रत्नागिरी डायरेक्ट। व्हेन आई वाज स्मॉल वी यूज्ड टू गो बाय बस, रत्नागिरी जाने का है तो। बट अभी क्या हुआ, ये ट्रेन रत्नागिरी और सावर्डे दोनों जगह पे रुकने को चालू हो गए। अब रत्नागिरी में जब ट्रेन रुकेगा तो लोग आएंगे। अभी लोग उतरेंगे तो आपको स्टेशन पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स, बुक स्टॉल्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का शॉप, ये सब दिखते हैं ना आपको स्टेशन पे। तो क्या हुआ मालूम है कि उधर के लोग जो पहला एग्रीकल्चर ही कर रहे थे ना, उन्होंने उसको छोड़ के ये छोटे छोटे फूड स्टॉल, छोटे छोटे न्यूज़पेपर स्टैंड्स, ठीक है, ये सब का शॉप का बिजनेस चालू किया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, लोग यहाँ पर रत्नागिरी में घूमने को चालू हो गए। अभी जब रत्नागिरी में घूमने को चालू होंगे तो आपको होटल्स लगेंगे, आपको ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के रिक्शा चालू किए, खुद के कैब्स चालू किए, बहुत सारे लोगों ने होटल्स बनाए। फिर होटल्स में भी जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने भी एग्रीकल्चर छोड़ के वहां पे काम करने को चालू किया। तो धीरे धीरे जहां पर मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, बहुत सारे लोग नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो रहे थे। मैंने अभी बोला ना, देयर वर सम पीपल हु वर वर्किंग इन अ होटल, देयर वर सम पीपल हु वर driving rickshaws, they were driving cars, some people started their own restaurant near the station। तो इससे क्या हो गया, धीरे धीरे वहां पे अर्बनाइजेशन बढ़ गया। बट अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ा, बिकॉज ट्रेन उस एरिया में रुकने को चालू हो गया। जब ट्रेन रुकने को चालू हो गया तो लोकल्स तो आ ही रहे थे, बहुत सारे टूरिस्ट भी आने को चालू हो गए। लॉट ऑफ टूरिस्ट स्टार्टेड विजिटिंग रत्नागिरी एंड सावर्डे, ठीक है। तो टूरिस्ट आने को चालू हो गया तो आपको टूरिस्ट के लिए आपको होटल्स लगेगा, टूरिस्ट के लिए आपको ट्रांसपोर्ट लगेगा, टूरिस्ट के लिए आपको बहुत सारे बाकी के फैसिलिटीज लगेंगे। तो धीरे धीरे सब फैसिलिटीज आने को चालू हो गए। एंड राइट नाउ रत्नागिरी इज अ प्रॉपर सिटी। एंड व्हाई इट इज अ प्रॉपर सिटी, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। समझा। तो जब ट्रांसपोर्ट से रत्नागिरी हम लोग कनेक्ट हो गए तो रत्नागिरी भी डेवलप हो गया। आप ही सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टे इन अ पर्टिकुलर हाउस, ठीक है, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। प्राप्ति, स्विच ऑफ योर कैमरा। प्राप्ति फ्रॉम साइदाम। ओके, सो मैं आपको अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू स्टे इन अ फ्लैट, ठीक है। नाउ दैट फ्लैट इज कॉस्टिंग अराउंड 60 lakhs। देयर इज एवरीथिंग इन द फ्लैट। यू हैव all the facilities, it is centrally air conditioned, and there is a swimming pool in your society, there is a gym in your society, there is an auditorium in your society। But if you want to go out and catch a rickshaw or a bus, it will take 5 kilometers to reach that place। मतलब 5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा
तब जाके आपको एक रिक्शा स्टैंड और बस स्टैंड मिलेगा। ठीक है। सो विल यू बाय अ फ्लैट इन सच अ प्लेस? ठीक है, बहुत कम लोग खरीदेंगे, बिकॉज वहां पे आजू बाजू में कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ही नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ही नहीं है। ठीक है। जब why people go in that places where there is transport and communication, because it is easy to commute, it is easy to move. That's why transport and communication is very much important. जिस एरियाज में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो एरिया अच्छे से डेवलप होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट फैक्टर पे आते हैं। लास्ट फैक्टर है माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन मैंने बोला, व्हाट इज माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, फॉर डिफरेंट रीजंस। ठीक है, माइग्रेशन उसके लिए होता है। अभी बहुत सारे लोग मेजरली माइग्रेट क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ जॉब्स, नौकरी ढूंढने के लिए माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है। माइग्रेशन होता है नौकरी के लिए, फॉर सर्च ऑफ जॉब्स, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, फॉर लिविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब बहुत सारे लोगों को रहता है ना, शहर में जाके अच्छा जिंदगी जीना है, हमको भी बड़े बड़े बिल्डिंग में रहना है, हमको भी मॉल जाना है। ठीक है, तो ये भी एक ड्रीम होता है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत लोग माइग्रेट करते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। नाउ माइग्रेशन इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द अर्बनाइजेशन। दिस माइग्रेशन कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट। मैं एग्जांपल देता हूँ। शॉर्ट टर्म माइग्रेशन मतलब क्या है? आप जब छुट्टी बनाने के लिए जाते हो, ठीक है, यू गो फॉर वेकेशन, यू गो फॉर 6 days टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड यू कम बैक, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म माइग्रेशन। ठीक है, आप लोग जाते हैं ना, दिवाली की छुट्टी में गए, 4 दिन गए, घूम के मजा करके वापस आए, उसको शॉर्ट टर्म माइग्रेशन बोलते हैं। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन मतलब कैसे है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपका कंपनी, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड योर कंपनी इज सेंडिंग यू टू सम अदर सिटी। ठीक है, फॉर 6 months और 1 year, 1 साल के लिए आप जा रहे हो, सिर्फ 1 साल उधर काम करके वापस आपको आना है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। परमानेंट माइग्रेशन मतलब क्या है? यू गो देयर परमानेंटली, मतलब आपका जॉब ट्रांसफर हो गया है और आप उस सिटी में परमानेंटली चले गए हो। ठीक है, वापस आप नहीं आ रहे हो, उसको बोलते हैं परमानेंट माइग्रेशन। नाउ माइग्रेशन ऑकर्स फ्रॉम रूरल टू रूरल। रूरल टू रूरल का एग्जांपल होगा मैरिज। ठीक है, जब एक लड़की शादी करके अपने हस्बैंड के गांव जाती है, उसको बोलते हैं रूरल टू रूरल। ठीक है, वाइसा वर्सा भी होता है, आजकल लड़के भी जाते हैं, ठीक है, शादी करके घर जमाई बनने के लिए, तो इट्स रूरल टू रूरल, वाइसा वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रूरल टू अर्बन, मतलब गांव से शहर। ये तो मैंने आपको अभी बताया एग्जाम्पल, इन सर्च ऑफ जॉब्स। ठीक है, जॉब ढूंढने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अर्बन टू अर्बन, मतलब सिटी से सिटी। इसका भी एग्जांपल देता हूं, ट्रांसफर ऑफ जॉब्स। ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन मुंबई एंड यू हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर। ठीक है, आपका कंपनी आपको ट्रांसफर देता है फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर, दैट इज कॉल्ड एज अर्बन टू अर्बन। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। द अट्रैक्शन ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अभी कैसे ना, गांव के लोग शहर में क्यों आते हैं? बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ सिटी। मैंने बोला ना, they want to stay in big buildings, they want to see malls, they want to see their favorite film stars, they want to travel in what do you say, a branded car। तो ये सब है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कार्तिक, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। या ओके, तो ये था। नेक्स्ट इज they are attracted to high standard of life and has also resulted in an increase in migration of population in the cities. For example, migration occurring in cities like Mumbai, Pune from different parts of India. ठीक है ना, if you talk about Mumbai, Mumbai is highly migrated by people from different states and different districts. Same now, अभी मुंबई के बाद में बहुत सारे लोग अभी पुणे भी माइग्रेट होने को चले, बिकॉज पुणे हैज बिकम अ डेवलप्ड सिटी। तो बहुत सारे लोग अभी वहां पे जा रहे हैं, बिकॉज मुंबई पूरा पैक हो गया है। ठीक है, तो माइग्रेशन से क्या होता है? उस एरिया का अर्बनाइजेशन बढ़ता है ना। मुंबई क्यों इतना अर्बनाइज्ड है, मुंबई में इतना क्यों डेवलपमेंट है? बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड वर्किंग ओवर हियर इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन आर हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। ठीक है, मुंबई सिटी इसके लिए डेवलप हुआ है। अभी धीरे धीरे पुणे भी डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। या पुणे इज ऑल्सो आईटी हब। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर बोलूंगा, महाराष्ट्र का आईटी हब, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, इज पुणे। ठीक है, तो पुणे में बहुत सारे आईटी सेंटर्स है, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए। ओके,
So these were the five factors which were responsible for urbanization. I will stop the topic over here. If you have any doubts, you can ask me the doubts right now. यहाँ तक